So welcome back to my YouTube channel. So I am Manisha Gupta, your ACC tutor. So आज इस वीडियो में मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके आई हूँ जो काफ़ी स्टूडेंट को चैलेंजिंग लगती है. सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जो क्वेश्चन है मेडिकम इट विल बी नो लॉन्गर चैलेंजिंग फॉर यू. आप इजीली सॉल्व कर लोगे यूं चुटकी बजाते ही. आज के क्वेश्चन में हम लोग मेडिकम क्वेश्चन जो मार्च जून 2021 अटेम्प्ट में पूछा गया था एंड ये बैलेंस स्कोर कार्ड से रिलेटेड है. सो आई होप आपको बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट पता होगा. पहले हम लोग रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन का, देन विल कीपिंग द रिक्वायरमेंट इन आवर माइंड. हम लोग बैकग्राउंड पढ़ेंगे, देन वी विल ड्राफ्ट आवर आंसर टुगेदर. ओके, so ये question 20 marks का है and you can see there is two requirement, right? So first requirement they are asking for each perspective of the balance scorecard, select the appropriate critical success factor which relates to the perspective. Suggest one key performance indicator, that is your KPI, which will help to measure the CSF, and use the KPI to analyze the Medicom performance from 2000x6 to 2000x8. And this requirement is for total 16 marks. It's huge, right? And note, use the balance scorecard template provided below to structure your answer. So they have also provided a template like for each of the balance scorecard perspective. They have mentioned CSF, which is the critical success factor. The next is the KPI and performance analysis, right? And the next requirement is explain the benefit of an organization using the balance scorecard to measure performance instead of using sole financial measure. So basically they are asking the benefit of balance scorecard, and it's only for the 4 marks, right? So heavy marks is carried out by this part A, and we just read out the requirement क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. So let's move to the background कि बैकग्राउंड आखिर में है क्या, मेडिकम है क्या. बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में बात करूं, मेरे क्लासेस में आपको पता होगा बैलेंस स्कोर कार्ड में बेसिकली ये एक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों मेजर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का. एंड हम लोग परफॉर्मेंस किस बेसिस में इवैल्यूएट करते हैं, बेस्ड ऑन दोज 4 पर्सपेक्टिव. 4 पर्सपेक्टिव क्या था, financial, customer, internal process, and then last one is a learning and growth. अभी हम लोग इस पे भी आएंगे कैलकुलेशन के पार्ट एंड जब एनालिसिस का डिस्कशन होगा तब भी, बट उससे पहले रिक्वायरमेंट जानने की बहुत जरूरी है, राइट? मुझे पता है काफी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली पीएम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेपर. हम लोग ने जो एफआर में एफएम में जो भी अप्रोच लगाते हैं पढ़ने में, पीएम इज क्वाइट डिफरेंट. वो अप्रोच यहाँ पे काम नहीं होगा. यहाँ पे हम लोग को दोनों थ्योरी पार्ट एंड कैलकुलेशन पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है. वी जस्ट कांट इग्नोर द थ्योरी फॉर द कैलकुलेशन पार्ट और जस्ट कांट इग्नोर द कैलकुलेशन फॉर थ्योरी पार्ट. सो वी नीड टू फोकस इक्वली ऑन बोथ ऑफ दिस थिंग्स, है ना, टू गेट टू स्कोर ए गुड मार्क्स इन द एग्जाम. ऑलराइट, so let's read the background of Medicom. So Medicom is a charity based in the Sealand. So charity means it focus is not to maximize the profit but to but उनका मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लोगों का भलाई करना, है ना. सो मेन ऑब्जेक्टिव इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है. So it provides medical treatment to prevent and cure blindness caused by cataracts to thousands of people in a less developed country. So basically जो less developed country है वहाँ पे ये medical treatment provide कर रहे हैं, किस लिए, to prevent and cure the blindness caused by the cataract. और अभी तक ने इन्होंने 1000 people को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर चुके हैं. दिस डिजीज इज रिलेटिवली इजी टू क्योर व्हेन ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, बट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल who needs treatment cannot afford to pay for it. So that means ट्रीटमेंट कॉस्ट काफ़ी महंगा है, इसीलिए कोई भी पेशेंट इस डिजीज से गुजर रहे हैं, दे कांट अफोर्ड, ऑब्वियसली महंगा है, बट मेडिकम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, राइट? So over 10 years of Medicom has provided the free treatment from 12 centers based in the fixed
लोकेशन वर्ल्ड वाइड. सो एक लोकेशन में उन्होंने 12 सेंटर खोल रखा है एंड वहां से दे आर प्रोवाइडिंग द फ्री ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, राइट. Medicamp employ a number of paid permanent staff who consist of medical practitioner, medical administrators, and fundraiser. But the majority of its workforce is voluntary. The charity has built relationship with the several teaching hospital in the Sealand. That means ये मेडिकम का जो कॉस्ट है लाइक स्पेशली सैलरी वगैरह के पार्ट में इट विल बी लोअर. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ वर्कर क्या है, वॉलंटरी है, राइट. सो यहाँ पे उन वो few permanent staff को paid कर रहे हैं which consist of medical practitioner, medical administration and the fundraiser, right. उसके बाद में the charity has built relationship with the several teaching hospital in the Sealand from where it recruits new qualified doctor and the nurses. Obviously if they had made a good relationship with those teaching hospital, so obviously they will get a new volunteer in the form of doctors or the nurses, right. So these doctors and nurses volunteer to work unpaid for a 1 year in Medicam treatment centers before running home to work in one of the Sealand many hospitals. So that means conclusion ये है कि इनको 1 साल तक कोई पैसा नहीं मिलता है अगर ये मेडिकम में काम कर रहे हैं. So it's kind of internship जो free of cost कर रहे हैं लोग. एंड नेक्स्ट इज दैट मीन्स अगर वो स्टाफ अगर इस ईयर मान लो कि 500 न्यू डॉक्टर एंड नर्सेस आए तो उनका तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगा. बट इफ दे कंटिन्यू देयर सर्विस फॉर द 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर से उनको हो सके तो पेड मिल जाए, राइट. This doctor, okay. Medicam believe that using newly qualified medical staff will promote the use of more effective and up-to-date technique and procedure. Obviously, जो newly qualified medical staff है, उनको टेक्नोलॉजी अभी रिसेंट चेंजेस टेक्निक में जो हुआ है उनको अच्छे से पता होता है. जैसे हम लोग ACCA का भी बात करें, सो प्रीवियसली ACCA वॉज पेपर बेस्ड एग्जाम. सो उनको उतना वो जो हमारे सॉफ्टवेयर है अभी रिसेंट वाला उनको जो पहले के लोग क्वालिफाइड होंगे उनको थोड़ा आइडिया होगा एज कम्पेयर टू द वी पीपल, है ना. बिकॉज हम लोग ने सारा एग्जाम ही ऑनलाइन दिया है, कंप्यूटर पे दिया है. सो ऑब्वियसली हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज टेक्निक वाइज वी आर मोर इफिशिएंट एज कम्पेयर टू देम, राइट. सो सिमिलरली अगर कोई भी नया क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ आता है, हम लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन में न्यू टेक्नोलॉजी अभी कोई टेक्निक अपडेट करें, सो दे आर मोर फैमिलियर, राइट. And financial donations are sourced from the large business in the Sealand, and the most of the equipment and other medical supplies need are donated by hospital and the manufacturer. So thus it is rare for the treatment center to run short of supply. That's a good thing. अब हम लोग को डोनेशन एक बड़ा बिजनेसमैन दे रहा है एंड जो भी इक्विपमेंट और वी नीड एनी अदर सप्लाईज वो डोनेशन के फॉर्म में कोई भी हॉस्पिटल या मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही डोनेट कर देता है. सो अभी तक ये चीज यहाँ पे इट्स रेयर फॉर ट्रीटमेंट सेंटर टू रन शॉर्ट ऑफ सप्लाई. अभी तक शॉर्ट सप्लाई नहीं हुआ है. So we are having a sufficient supplies or equipment that we need, right? Medicam keeps account within year end of 31st August as well as a detailed operating data. Data extract from its management account for the current year 2000X8 from 2000X7 and 2000X6 are as follows. So they have provided some of the figures and that we will use in discussion part, calculation part. Let it be it for now. And note में बोला new procedure are the procedure which are introduced in the within the year. So नोट यहाँ पे है 2000. ये जो न्यू नोट है में इन्होंने क्या बोला कि जो न्यू प्रोसीजर है वो उसी साल में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है. Medicamp is about to introduce a balanced scorecard to help implement its strategy and measure the
performance. The CSF, which relate to the four perspective of balance scorecard, have been identified as positive cash flow, innovation, medical effectiveness, functional efficiency. Oh, so now they have provided us the critical success factor, so we don't need to worry about that, right? So उन्होंने खुद ही दे दिया कि critical success factor for each perspective. Now it's our job to find the KPI and explanation the performance analysis in each of the perspective. ठीक है, तो ये था रिक्वायरमेंट, आई मीन बैकग्राउंड. एंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि फॉर ईच पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, मतलब जो हमारा फोर पर्सपेक्टिव क्या क्या था, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ. इनके लिए एक एप्रोप्रिएट सीएसएफ सिलेक्ट करना है, बट क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे दिया विच रिलेट टू द पर्सपेक्टिव, उसी पर्सपेक्टिव से रिलेटेड एक सीएसएफ सिलेक्ट करना है और हमको एक केपीआई यूज करके परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करना है फॉर ईच ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड पर्सपेक्टिव. अब नाउ क्वेश्चन ने एक चीज इजी क्या कर दिया, दे हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द सीएसएफ फॉर द ईच पर्सपेक्टिव. सो आवर जॉब इज टू फाइंड द केपीआई using this data and performance analysis part for the part A, and which is quite easy. ठीक है, okay, so let me do this and I will come back. फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो उन्होंने चार जो सीएसएफ दिया, व्हाट डू यू थिंक इट आउट ऑफ दिस फोर सीएसएफ विच विल बी फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव? सो इट्स ऑब्वियसली पॉजिटिव कैश फ्लो, राइट? सो पॉजिटिव कैश फ्लो हमारा क्या हो गया, सीएसएफ. नाउ इट्स आवर जॉब टू फाइंड द KPI using this data. अब इस डेटा में एज बीइंग ए चैरिटी हमारे पास क्या इनकम आएगा, हम लोग तो पेशेंट से कोई फी तो चार्ज कर नहीं रहे, सो ऑब्वियसली चैरिटी में एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम डोनेशन होता है, राइट? सो यहाँ पे टेबल में दे हैव प्रोवाइडेड द एवरेज साइज ऑफ डोनेशन अलोंग विद द नंबर ऑफ डोनर्स, आई मीन डोनेशन दैट वी हैव रिसीव्ड. सो इसको यूज करके वी कैन कैलकुलेट द दैट एवरेज साइज, आई मीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो of donation part, that is a net amount that we can say like that the whatever the amount जो हम लोग ने as in the form donation receive किया और जो भी हम लोग ने cost incur करके ये दोनों को नेट ऑफ करके जो नेट अमाउंट बचा उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं एज अ पॉजिटिव कैश फ्लो का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को इवैल्यूएट करने के लिए. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो केपीआई रखा. सो फर्स्ट वन इज इनफ्लो ऑफ डोनेशन माइनस आउटफ्लो ऑफ डोनेशन, दैट विल बी गिव अस द नेट कैश इन हैंड. एंड उसके बाद में मैंने एवरेज साइज ऑफ डोनेशन को भी यूज करके वी कैन इवैल्यूएट द पॉजिटिव कैश फ्लो सीएसएफ. ठीक है, सो परफॉर्मेंस एनालिसिस का बॉक्स में मैंने कुछ नहीं किया, बस जो डेटा दिया था, एक सेकंड, हाँ, ओके, सो जो डेटा दिया हुआ था उसको यूज करके कैलकुलेशन किया है. सो वी हैव 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स का डेटा है. इनफ्लो कितना है, इनफ्लो मतलब कितना डोनेशन रिसीव कर रहे हैं. अब वो कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे एवरेज साइज ऑफ डोनेशन दिया है, मतलब एक कोई 600 कंट्रीब्यूट कर रहा है इन 2000 x8. सो हाउ मेनी पीपल हैव डन द डोनेशन, द नंबर ऑफ डोनेशन वी हैव रिसीव इज 2850. सो अगर एक डोनेशन 600 अमाउंट का है, सो 2850 कितना कंट्रीब्यूट करेगा, सो मल्टीप्लाइंग दैट इट विल गिव अस 1710,000. सो वी कैन सी ओवर द फॉर्मूला बार द फिगर विच आई हैव यूज्ड. ठीक है, सिमिलरली फॉर हम 7 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे एंड 6 के लिए भी, यहाँ तक ठीक है. सो ये हमारा क्या है, इनफ्लो अमाउंट, द इनकम दैट वी रिसीव इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन. ठीक है, नाउ आउटफ्लो क्या है हमारा, ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. इसको भी हम लोग यहाँ पुट करके वी विल जस्ट कैलकुलेट द नेट फिगर दैट विल इंडिकेट दैट नेट अमाउंट दैट वी आर हैविंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दोज कॉस्ट फ्रॉम दोज डोनेशन इनकम. ठीक है, अब इसको एज अ परफॉर्मेंस तो एक्सप्लेन करना होगा.
calculation is not only sufficient, we need to provide explanation, right? So what I have written, in 2006 Medicomp has a positive cash flow of 45,000. You can see over the table. So in 2006 Medicomp has a positive cash flow of 45,000, which has been increased to 55,000 in 2007, but there is deficit of 20,000 in 2008. So these all are the calculation part explanation. We have not provided any reason till date, right? So although the size of donation has increased, you can see the size of donation which was 500 in 2006 वो अब बढ़ के 600 हो गया है in 2008. So size of donation बढ़ा है, right? Although the size of donation has increased, but the least number of donation has been received among the last 3 years. Sorry for the spelling error. You can correct it. Okay. So obviously ये जो decrease हो रहा है हमारा net amount, ये किसके वजह से होगा? एवरेज साइज ऑफ डोनेशन तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट ऑर्डर में जा रहा है, बट व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ डोनेशन? वो तो डिक्लाइन हो रहा है. कहाँ आपका 29,050 था, 2,950 था, एंड 2007 में बढ़ा भी आपका 3,000 तक गया था, उसके बाद में ड्रॉप हो गया 2,850 पर. ठीक है. सो ये डिक्लाइन किसके वजह से होगा? ऑब्वियसली लेस नंबर ऑफ पीपल हैव बीन डन डोनेशन इन द करंट ईयर. ठीक है. सो वही पार्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. इन 2008 मेडिकम हैज नॉट अचीव द पॉजिटिव कैश फ्लो. सो हालांकि देखा जाता है अमाउंट प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट यस कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी हो सकता है रिवाइज करना पड़े. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डोनेशन ऐसे ही इंक्रीज होता रहा, सो वी विल लेफ्ट विद द लेस अमाउंट ऑफ फंड इन हैंड. ठीक है. सो हम लोग को डोनर को अट्रैक्ट करने के लिए वी नीड टू टेक एनी स्ट्रेटजी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. उसको इम्प्लीमेंट करना होगा सो दैट कि आवर नंबर ऑफ डोनेशन विल रेज इन द कमिंग फ्यूचर. ठीक है. सो ये पार्ट हो गया एक्सप्लेनेशन का. बट अगर हम लोग ने दूसरा केपीआई क्या रखा था, एवरेज साइज ऑफ डोनेशन, इसको यूज करके यू कैन एक्सप्लेन द थिंग्स लाइक दिस. सो एवरेज डोनेशन, हालांकि यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा, एवरेज डोनेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 500 in 2006 to 600 in 2008. This shows a steady improvement in the donation size, helping maintain positive cash flow. The rise suggests stronger donor support, possibly due to the Medicom reputation or effective fundraising. अब हम लोग को इंक्रीज डिक्रीज बता के भी फायदा नहीं है, मार्क्स कम मिलेगा. वाई? क्योंकि वो एग्जामिनर को भी दिख रहा है ये इंक्रीज हो रहा है. मेन थिंग इज रीजन पता लगाना है क्यों इंक्रीज हो रहा है. सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डोनेशन डिक्रीज हुआ है, बट जो डोनेशन का साइज था वो इंक्रीज हुआ है. ये वाला क्यों होगा? ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट इतना महंगा है, सो पीपल कांट अफोर्ड बाय देमसेल्फ. बट ये मेडिकम क्या कर रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है. ठीक है. वो भी लेस डेवलप कंट्रीज में. सो इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े बिजनेस वो लोग अट्रैक्ट होंगे. वो किसकी वजह से? मेडिकम के रेपुटेशन में. इसका इफेक्ट, इसका रेपुटेशन के वजह से दे विल प्रोवाइड डोनेशन टू द कंपनी. सो ये भी एक रीजन है ये साइज ऑफ डोनेशन रेज होने का, कि मेडिकम का रेपुटेशन अच्छा है. एंड देखा जाए तो ये न्यूली लाइक क्वालिफाइड डॉक्टर नर्स को भी चूज करते हैं. ये जो न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर एंड नर्सेस हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से जानते हैं, राइट? दे आर क्वाइट लाइक होता है ना कंफर्टेबल. सो ये अब जो भी टेक्निक है, नया नया टेक्नोलॉजी है या फिर कोई प्रोसीजर है, दे आर हैप्पी टू एक्सेप्ट. सो इससे क्या होगा कि कंपनी भी इफिशिएंट होगी ना. सो हो सकता है इस वजह से डोनर ने अपना साइज ऑफ डोनेशन बढ़ाया होगा. सो ये भी एक रीजन वी कैन राइट इन दिस फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. ठीक है. सो ये हो गया फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग. सो नाउ नेक्स्ट हमारा क्या था? कस्टमर. एंड व्हाट डू यू थिंक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ दिस 4 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कौन सा एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली मेडिकल इफेक्टिवनेस, कि हम लोग ने कितने ट्रीटमेंट परफॉर्म किया और उसमें से ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल हुआ, राइट? यही तो इफेक्टिवनेस दिखाएगा ना कंपनी का, कि यस कस्टमर में कुछ, कस्टमर इन द सेंस
पेशेंट में इंप्रूवमेंट आ रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है ट्रीटमेंट हमारा, ठीक है। सो उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? So we can write something like this. So CSF already given the question. So यहाँ पे KPI क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो उन्होंने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितना परफॉर्म किया वो डेटा दिया हुआ है एंड उसमें से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कितना रहा उसका भी डेटा दिया हुआ है. So by using this figure we can calculate the percentage कि टोटल ट्रीटमेंट में से हमारा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो हुआ है उसका परसेंटेज कितना, एंड इसका ट्रेंड भी देख सकते हैं फ्रॉम लास्ट 3 years क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है अथवा इंक्रीज हुआ है, राइट. सो मैंने यहाँ पे अलग ही कैलकुलेशन कर लिया है. सो केपीआई में क्या लिखा, परसेंटेज सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रीटमेंट परफॉर्म इनटू 100. सी फॉर्मूला जस्ट मैंने नोट डाउन कर दिया. परफॉर्मेंस एनालिसिस में मैंने क्या किया, 3 साल का फिगर लिया जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट परफॉर्म एंड नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, इसका मैंने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया. ये क्या हुआ भाई, परसेंटेज तो डिक्रीज हो रहा है. अब परसेंटेज डिक्रीज हुआ मतलब कि परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हैज बीन फॉलन. कब से, 2006 से लेके 2008 में है ना हम लोग यहाँ. सो 2006 में हमारा कितना था, 87%. 7 में तो 1% से फॉल हुआ, 8 में आके तो काफी परसेंट से फॉल हो रहा है. सो ये क्या दिखाता है कि कंपनी को लाइक जो इफेक्टिवनेस है इट्स गोइंग टू बी कंसर्न, right. So as far its effectiveness is concerned, it seems to be decline since the company has particularly introduced some new procedure and it may be due to introduction of new procedure success rate is falling. That means the new procedure are not getting successful. However, previous procedure has been successful by 86% and 77% as a new procedure has not been successful. This could be problematic sign and this affect the financial perspective as well, because if owner will see if the success rate is falling they will resist to provide donation. It will be ease. तो देखो अब हम लोग ने कैलकुलेशन का पार्ट किया, राइट. कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा परसेंटेज डिक्लाइन होता आ रहा है. अब ये डिक्लाइन तो एग्जामिनर को भी दिख रहा है बट हम लोग को क्या एक्सप्लेन करना होगा, रीजन क्या हो सकता है कि ये इफेक्टिवनेस डिक्लाइन का. ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कंपनी नया प्रोसीजर अडॉप्ट करी है और यहाँ पे मेंशन भी किया था ये नया प्रोसीजर विद इन द ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है. अब परसेंटेज देखोगे तो 2008 में 20% से इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू द 2006 एंड 7. अब ये प्रोसीजर जो कि नया है, हो सकता है स्टाफ और जो भी नर्सेस डॉक्टर है वो फैमिलियर ना हो. फैमिली नहीं होंगे तो ऑब्वियसली इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो दिस कुड बी द वन रीजन जो हमारा इफेक्टिवनेस को फॉल किया है. वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, कंपनी हैज पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस सम ऑफ द न्यू प्रोसीजर एंड इट मे बी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोसीजर सक्सेस रेट इज फॉलिंग. दैट मीन्स न्यू प्रोसीजर आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल. और हो सकता है कि एम्प्लॉय फैमिलियर ना हो, ये भी लिख सकते हैं हम लोग. हाउएवर प्रीवियस procedure has been successful by 86% and 77%, sorry 87%. It will be 87, sorry it's my fault. ठीक है. And new procedure has not been successful. This could be the probability sign. Obviously अब हम लोग ने 2000 में आके हम लोग ने नया प्रोसीजर तो 15% से इंक्रीज हुआ जो कांस्टेंट था. अब इसके वजह से हो सकता है ये इफेक्टिवनेस डिक्लाइन हुआ है. पर ये इफेक्टिवनेस डिक्लाइन होगा तो इट कुड बी कंसर्न, ये हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को हार्म कर सकता है. कैसे, जब डोनर देखेगा मेरा पैसा कोई इफेक्टिवनेस लेके नहीं आ रहा है सो दे विल रेसिस्ट टू प्रोवाइड ए डोनेशन. और ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमारा नंबर ऑफ डोनेशन फॉल होने का, राइट. ठीक है. ओके सो नाउ हमारा नेक्स्ट पर्सपेक्टिव क्या है, इट्स इंटरनल बिजनेस प्रोसेस. एंड इसके लिए CSF क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दो बचा है, इनोवेशन एंड द फंक्शनल इफिशिएंसी. ऑब्वियसली फंक्शनल इफिशिएंसी किस कैटेगरी में पड़ेगा, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में. लर्निंग एंड ग्रोथ की बात करें तो इसमें क्या आएगा हमारा इनोवेशन, राइट. तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं. सो CSF ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. सो इसके लिए KPI क्या होगा, अब देखोगे यहाँ पे इस डेटा में हमारा इफिशिएंसी, फंक्शनल इफिशिएंसी को इंडिकेट करता है ये एवरेज नंबर ऑफ डेज टेकन टू डिलीवर.
Average number of days taken to deliver drugs and equipment to the treatment centers. अब ये हमारा ये इंटरनल बिजनेस प्रोसेस जो पर्सपेक्टिव था उसमें एक्सप्लेनेशन में काम ला सकता है. ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सॉरी इट्स सेम टेकन टू डिलीवर टाइम फॉर ड्रग्स एंड इक्विपमेंट. ठीक है, ये वही हो गया, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एनालिसिस डिस्कस करेंगे. क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, चेंजेस हुआ ही नहीं है. सो यही पार्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. फ्रॉम 2006 to 2008 number of days taken to deliver drugs, it will be drugs not the drugs and equipment remains the same. ये तो एग्जामिनर को भी दिख रहा है, ये सेम है. बट नाउ इट्स मेन थिंग इज वी नीड टू एक्सप्लेन द रीजन क्यों, राइट? सो नाइदर दिस ऐसे लिख सकते हैं, number of days has neither fallen nor improved. That means company has a very sound logistic. ठीक है, company has a very sound logistic and a stable system which delivers and receive drugs on time. So it is a matter of good particular it is a matter of good particular performance in this stage, that functional efficiency is perfect. So company is not facing any delay as far as treatment is concerned. So let me correct a few of the spelling. Performance efficiency. Yeah. Okay. So obviously, if the average number of days from the last 3 years is constant, that means company has a very good logistics system. ठीक है, जिसके वजह से डिलीवरी टाइम में हो रहा है. सो यहाँ पे ये सिस्टम इन्होंने इतने अच्छे से मैनेज कर रखा है कि हमारा डिले नहीं हो रहा है. सो ये इंडिकेट क्या करता है, इनका फंक्शनल एफिशिएंसी एकदम परफेक्ट है, राइट? सो ये एक रीजन हो सकता है. और क्या बोलता है, कंपनी जो कि डिले फेस नहीं कर रही है, सो ये पर्सपेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो कंपनी इज डूइंग वेल फ्रॉम द इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव. ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. Now the last one is learning and the growth. Learning and growth के लिए CSF last one is the innovation. अब and इसका KPI की बात की जाए तो we will talk in a while. But before that आप जैसे मैंने CSF लिखा, functional efficiency and KPI, एग्जाम में आप हल्का एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, समथिंग लाइक दिस. द CSF फैक्टर आइडेंटिफाई फॉर दिस पर्सपेक्टिव इज मोस्ट लाइकली टू बी इनोवेशन, ऐसे बोल सकते हो. एंड फिर KPI के लिए द परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर दिस पर्सपेक्टिव इज द न्यू प्रोसीजर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोसीजर फ्रॉम द टेबल. ठीक है, ये हम लोग ने टेबल से कॉपी किया है ना. तो टेबल में वहाँ पे देखोगे तो दे हैव प्रोवाइडेड द new procedure as well as the total number of procedure, right? Sorry, they have already provided the percentage figure for the new procedure in our total number of procedure we have performed. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन अगेन कुछ करना नहीं पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली रेडीमेड फिगर इज अवेलेबल फॉर कैलकुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एज एक्सप्लेनेशन के पार्ट में क्या बोला है, हालांकि ये चीज़ मैंने इसमें भी बोला हुआ था इफेक्टिवनेस वाले में, कि हमारा जो प्रोसीजर है, जो न्यूली प्रोसीजर हम लोग ने अडॉप्ट किया है, जो टोटल प्रोसीजर जिसने परफॉर्म किया, ये तो हमारा 6 और 7 में कांस्टेंट था एंड 8 में आके 20% हो गया. सो हम लोग ने इंक्रीज किया है. सो ये क्या इंडिकेट करता है, हम लोग ने 6 और 7 में इनोवेशन नहीं किया, बट 8 में आके वी आर मोर फोकसिंग ऑन द इनोवेशन साइड ऑफ थिंग्स, है ना, जो कि हमारा 2000x8 में दिख रहा है. ठीक है, सो इज इट द गुड साइन और बैड साइन? Obviously it's a good sign that company is adopting its
प्रोसीजर, न्यूली प्रोसीजर, एंड ये एक साइन है आपका इनोवेशन के लिए, राइट। सो यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो इट सजेस्ट दैट द न्यू प्रोसीजर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दिस 2 year, but in 2008 number of okay, sorry, it's my fault. Basically, what I mean to say, it suggests that no new procedure has been introduced between these 2 year. Which year? 2006 and 7. But in 2008 number of new procedure came to 20% of the total procedure. तो जो हम लोग ने 2000X में नया प्रोसीजर अडॉप्ट किया, इट वाज 20% ऑफ द टोटल प्रोसीजर वी परफॉर्म। सो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी ने 2006 एंड 7 में मेडिकम डिड नॉट मूव टुवर्ड द इनोवेशन, बट इन 2008 it moved toward the innovation. So it is very good sign that company has performed well in this perspective by moving toward new procedure, new method in the medical field. और ये अगर हम लोग को नंबर ऑफ वॉलंटियर इस साल कितना हायर किया न्यूली क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ, ये भी इंडिकेट करेगा कि ये जो न्यूली क्वालिफाइड स्टाफ है, तो ये तो लाइक यहाँ पे बोला गया था ना, मेडिकम बिलीव दैट यूजिंग न्यूली क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ विल प्रमोट द यूज ऑफ मोस्ट इफेक्टिव एंड अप टू डेट टेक्निक एंड प्रोसीजर। सो हो सकता है उन्होंने ये स्टाफ न्यूली क्वालिफाइड स्टाफ ज़्यादा हायर किया हो, सो उन्होंने ये न्यू प्रोसीजर में भी अडॉप्ट किया हो, राइट। ये भी एक रीजन हो सकता है ना हमारा। सो ऐसे हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक आई डिड। एंड फॉर पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जस्ट हैव ए लुक ओवर इट हाउ आई हैव रिटन द थिंग्स। सो जस्ट लुक ओवर दिस, राइट। So question basically asking the benefit to the medicum for using the balance scorecard, और ये जो कि हम लोग ने क्लास में भी डिस्कस किया था। बैलेंस स्कोर कार्ड में हम लोग फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों को कंसिडर करते हैं। अब दोनों को कंसिडर करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा ना। फाइनेंशियल मेजर में क्या था कि हम लोग बस बैलेंस शीट पीनल का फिगर उठाया, उसी पे डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे मैनिपुलेशन का चांस भी हाई था। बट बैलेंस स्कोर कार्ड में इवन द फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग मैनिपुलेट करता है मैनेजर, उसका जो इफेक्ट मतलब नेगेटिव इफेक्ट दूसरा पर्सपेक्टिव में देख सकता है, राइट। सो इसी वजह से यहाँ पे अगर इवन तो मैनिपुलेशन हो रहा है, इट्स वेरी मतलब इजी टू रिफ्लेक्ट इन द अदर पर्सपेक्टिव, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या बुरा हुआ। सो यही सब चीज़ को एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे किया है। जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू ड्राफ्ट द आंसर बाय योर सेल्फ, बिकॉज ऑब्वियसली आप जब तक खुद से ड्राफ्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ये मेरा ड्राफ्ट आंसर है। इफ यू नीड जस्ट कमेंट मी द क्वेश्चन नेम, आई विल प्रोवाइड दिस सॉल्यूशन इन द कमेंट बॉक्स। बट यस, आपको पहले खुद से ट्राई करना पड़ेगा, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो, आई एम हियर।